नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पे आया हूँ और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीडीपी जो होता है आपके पेपर का पहला भाग होता है और इससे 30 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और 30 के 30 प्रश्न अगर आप कर ले जाते हैं तो 30 नंबर आपका सिक्योर होता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें आप सभी को कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। जितना प्रश्न आप सही करेंगे उतना नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम पहले प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कहा गया है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन कैसा है? कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये क्या कर रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है। जहाँ पे लिंग की ओर पक्षपात किया जाए, लड़कियों को महत्व दिया जाए, लड़कों को कम महत्व दिया जाए, लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाए, लड़कियों को कम महत्व दिया जाए, तो वहाँ पे लैंगिक रूढ़िवादिता होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब इसमें दोस्तों पूछा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में पहला ऑप्शन है कि अध्यापक को अटल पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें अगर, तो विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके, जहाँ पे विद्यार्थियों को दोस्तों मौका देने की बात आ जाए वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। सबको भूल जाइए, जहाँ पे विद्यार्थियों को प्रमुखता दी जा रही हो, बच्चों को मेन माना जा रहा हो, तो वही आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि एक गतिशील के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार या विकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो बिल्कुल दोस्तों, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देख है एक अध्यापिका बच्चों को संकेत, इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का जो है फैसला लेती है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने यहाँ पूछा गया दोस्तों कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के सामाजिकरण की बात की जा रही है कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। वहीं दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जल संचार दोनों ही समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। देखिए दोस्तों, परिवार जो होता है समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। ऑप्शन को काट दीजिए। परिवार एवं जन संचार दोनों ही समाजीकरण के द्वितीयक कारक है, काट दीजिए। तो विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं।
बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो वह बुद्धि सिद्धांत किस पे जोर देता है यहाँ पे कि बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं होती हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न अब यहाँ पे पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलरवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है, प्रथापूर्व को, प्रथागत को, या उत्तर प्रथागत, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। तो बिल्कुल दोस्तों, इसको लॉरेंस कोहलरवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया डैश के महत्व पर जोर देता है, सांस्कृतिक उपकरणों पर, गुणारोपण पर, अभिप्रेरणा पर, या संतुलीकरण पर। तो किस पर बल देता है? बिल्कुल, यहाँ पे जब वाइगोस्की आ जाए तो दोस्तों सांस्कृतिक और सामाजिक कारक जो होता है महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरणों के ऊपर जोर दिया जाता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए हम अगले प्रश्न पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में, और विकास का संपस्त क्षेत्र के रूप में, स्कीमा या मनोबंध। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा आपको पहचाने का ट्रिक बता दें यहाँ पे कि जीन पियाजे अगर आ गए हैं तो अगर स्कीमा की बात कही जा रही है, वहाँ पे मनोबंध की बात की जा रही है, तो वही आपका राइट जवाब होगा, क्योंकि ये सब क्या है, जीन पियाजे के द्वारा पारित हुए सिद्धांत हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है जीन पियाजे हुए, वाइगोस्की हुए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विकास का मुख्य गुण इसमें क्या होता है? इसके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है। तो अमूर्त सोच का विकास होना, विचार या सोच में विकेंद्रीकरण होना, केंद्रीकरण होना, या परिकल्पित या निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो जीन पियाजे की बात की जा रही है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का विचार और सोच में केंद्रीकरण। तो इस ऑप्शन, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, इसमें पूछा गया कि विकास के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, विकास बहुआयामी होता है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। विकास क्या होता है? विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, बिल्कुल गलत है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, नहीं। विकास दोस्तों जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होती है, नहीं। विकास जो होता है आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, हर एक अवस्था में विकास जो है वो होता रहता है। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? संवेदिक, मूर्त और अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक, मूर्त, मूर्त अमूर्त सांवेदिक, या अमूर्त मूर्त या सांवेदिक। तो बताएं दोस्तों कि जन्म से लेके किशोरावस्था तक बच्चों में विकास की जो क्रम होती है, सबसे पहले सांवेदिक होती है, फिर मूर्त होती है, फिर क्या होती है? अमूर्त होती है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में, अध्यापक के पक्ष पर असफलता के लिए, योग्यता आधारित समूह बनाने के मापदंड के लिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण के रूप में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए? प्रदर्शन एवं अभिमुखी लक्ष्यों पर, अविभेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। बिल्कुल दोस्तों, जहाँ पे अवसर की बात आ जाए वो आपका राइट जवाब होगा और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं यहाँ पे कि दिव्यांग
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उपयुक्त प्रयोग किया गया? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग जो है उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक क्या है, दिव्यांगता है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अब यहाँ पे दोस्तों अगले प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जो जटिल संरचनाओं की बात की जा रही है इसका प्रयोग नहीं करना है। बच्चा वैसे ही कठिनाइयों से जूझ रहा है, अब उसके लिए क्या कौन सी जटिल संरचनाएं बना देंगे ताकि और जूझने लगे, बल्कि उसके लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करेंगे जिससे उसकी सभी इंद्रियां दोस्तों एक्टिव हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख और समझ सके। चलिए हम अगले प्रश्न में पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता या अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या असकृतता। तो इसमें से सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सृजनात्मकता का दोस्तों सबसे प्रमुख लक्षण इसमें से है अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन क्या दोस्तों? अपसारी चिंतन में बात जब की जाए तो ये अपसारी प्रश्न से रिलेटेड होते हैं जिसमें दोस्तों बच्चा जो है खुलकर अपने विचारों को प्रकट कर सकता है विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके से किसी भी बारे में जानकारी जो है अलग अलग तरीके से दे सकता है। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है और इसमें पूछा गया है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विभिन्न विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, एक ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। बिल्कुल यहाँ पे विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। विविध पृष्ठभूमि के अगर अधिगमकर्ता हैं तो अगर मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए सभी लोग हैं, देखिए कहा जा रहा है ना विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं की, जो भी अधिगमकर्ता या मतलब जो सीखने वाले हैं अगर अलग अलग पृष्ठभूमि से संबोधन रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो उसके लिए विभिन्न विन्यासों से उदाहरण भी लेना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे आ चुके हैं कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना को पैदा करके। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य जो है किया जा सकता है? तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। वही अगर बात करें कि विद्यार्थियों को डरा धमका कर, तो अगर डरा धमकाने की बात आ जाए तो वो आपका निगेटिव होता है। ठीक है, और समरूपों के और समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया, अटल मतलब एक निर्धारित प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा है देखिएगा, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? पहला, बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। अब दोस्तों यहाँ पे भी आपके जो निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पॉजिटिव पूछा गया है और हमको खोजना क्या है? पॉजिटिव ही ऑप्शन खोजना है। देखिए बच्चों को दंड देने की बात की जा रही है, तुरंत काट दीजिए, निगेटिव हो गया। यंत्रवत याद करने की बात की जा रही है, काट दीजिए। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे बच रहे हैं। ठीक है, कितने? 2 ऑप्शन। अब बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप नहीं देना है, बच्चे जैसे समझ सके उस प्रकार से उनको क्रियाकलाप करवाना है। बहुत आसान देने की बात, ये भी क्या हो गया? निगेटिव। अब आपके पास एक ही बचता है कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना, एक ही बच गया, तो बिल्कुल वही इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि शर्मिंदगी होती क्या है? शर्मिंदगी डैश क्या है? कि का संज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है,
बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, शर्मिंदगी होती क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि शर्मिंदगी है क्या, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, सेकंड होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोलना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल और दोहराना। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अध्यापन और अधिगम का सबसे अच्छा प्रभावशाली माध्यम क्या है, कि संकल्पनाओं के बीच के संबंध को खोजना। बिल्कुल, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर बल देता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। केवल देखिए, जहाँ पे मात्र केवल ही बात कर दी जाए वो आपका क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड्स होता है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी किस तरीके से टैग वर्ड्स काम करेंगे देख लीजिए, कि पहले ऑप्शन 4 पे चलते हैं कि यहाँ पे केवल की बात की जा रही है। केवल आ गया तो गलत काट दीजिए, निगेटिव है, प्रश्न आपका पॉजिटिव पूछा गया है तो हमको पॉजिटिव ऑप्शन भी चाहिए। तो चलते अब हमारा है कि इसके आधार पर वह दंड देना, बिल्कुल गलत बात है, दंड नहीं दे सकते हैं बच्चों को, ये भी क्या है, गलत है, निगेटिव टैग वर्ड से। अब आगे है कि इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करते हैं तो छात्रों को एक दूसरे से अलग, देखिए अलग पृथक करने की बात आ जाए तो भी क्या है आपका, निगेटिव। अब आपके पास एक ही बच गया, वो भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पूछा गया बच्चों को सीखने में कठिनाइयां होती हैं जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, और विज्ञान विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होगी, बच्चा जो है सीखने में कठिनाई का अनुभव कब करेगा, जब सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाएगा। बिल्कुल, सभी सूचना एक साथ संगठित करके अगर प्रस्तुत की जाएंगे तो बच्चा उस चीज को आसानी से समझ लेगा। बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित है तो फिर उसको सीखने में कठिनाइयां नहीं होंगी। लेकिन अगर सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाएगा तो जाहिर सी बात है बच्चे को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना और उच्च भय, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, अधिगम की सर्वोत्तम, अधिगम तब सबसे अच्छे तरीके से होगा, मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है तब बेहतरीन होगी जब संतुलित उत्तेजना होगी और किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं होगा। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं। जब यहाँ पे दोस्तों बात की जाए कि बच्चा जो है, यहाँ पे बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए दोस्तों, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की रचना में बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर बच्चे को ही इग्नोर कर दिया गया या उनको ही पृथक कर दिया गया तो आपका गलत हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड से काट दीजिए। और बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर, किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, बिल्कुल, जहाँ पे किसी अन्य पर निर्भर रहने की बात की जाए वो भी आपका निगेटिव टैग वर्ड से। और बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक, देखिए पाठ्य पुस्तक की बात आ जाए ये भी निगेटिव। अब आपके पास एक ही बचता है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पे कहा गया कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। यहाँ पे अधिगम की बात की जा रही है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा जो है उपयुक्त है। योग्यता सुधार कार्य, योग्यता अटल, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, असफलता अनियंत्रित है। तो अधिगम के लिए निम्नलिखित कौन सी अवधारणा जो है उपयुक्त है। तो यहाँ पे अवधारणा की बात की जा रही है कि कौन सी अवधारणा जो है यहाँ पे उपयुक्त है। तो बता दें आप सभी को कि योग्यता क्या है, सुधार्य है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि योग्यता क्या है,
योग्यता सुधारी है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, इसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के लिए सहायक है। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बार बार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब कि निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के लिए सहायक है। तो अन्वेषण और संवाद जो है ये बहुत ही ज्यादा सहायक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।